आज उरूज की बात पक्की होने वाली थी। उरूज समेत लड़की वाले बहुत खुश थे। इस शादी वाले घर में ये मुलाकात, ये बैठक तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया था और लड़के वालों को लड़की। शादी कराने वाली आंटी के ग्रीन सिग्नल भी मिल चुके थे और इस्तिखारा में भी हाँ आ चुकी थी। बस लड़के वाले दिल की तसल्ली के लिए चाहते थे कि एक दफा लड़की को सामने बिठा कर देख लें। बात कैसे करती है, ओढ़ने पहनने का ढंग कैसा है, लड़की के घर वाले कैसे हैं, ये सब कुछ उस वक्त लड़के वालों के जहन में चल रहा था। दूसरी तरफ लड़की वाले थे, उन्हें भी लड़का पसंद आ गया था। खुश शक्ल था, खानदान अच्छा था, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता हो जाए, बात बन जाए। बात बेटी की शादी की थी, इसलिए लड़के वालों की खूब आओ भगत हो रही थी। घर की सफाई सुथराई की गई थी, सबने नए नए कपड़े पहने थे और खास मेहमानों की रिफ्रेशमेंट के लिए भी खूब एहतमाम था। आखिर खानदान वालों को बताना था भाई कि न सिर्फ लड़की बल्कि उसके घर वाले भी मेहमान नवाज हैं और घर की औरतें भी बड़ी मिलनसार हैं, खुश इखलाक हैं। लड़के वाले मौजूद हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। इस सारे मंजरनामे में अचानक एक बच्ची की एंट्री होती है। यही कोई 3-3.5 साल उम्र होगी उसकी। खूबसूरत फ्रॉक, सर पर पोनी, आंखों में शरारत, मुस्कुराकर इधर उधर देखती गई, लेकिन कहती कुछ नहीं है। इस नन्हे से मेजबान को सब वेलकम करते हैं। यहां तक तो सब ठीक था, मगर फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ऐसा मोड़ आता है कि पूरी दास्तान का रुख ही बदल जाता है। लड़के वालों के माथे पर शिकन आ जाता है, बात बिगड़ जाती है, रिश्ता टूट जाता है। लड़के वाले क्या कहते हैं, लड़की वाले क्या जवाब देते हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगले दिन उसी घर के पास सुनसान गली में एक मासूम अलीशा की लाश मिलती है। उसे बेदर्दी से मारा गया था। उस मासूम के साथ वो जुल्म किया गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कहानी ऐसी है जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि उस 3 साल की बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। ये सब जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 से। पंजाब का शहर वजीराबाद। इसी शहर के नजदीक कस्बा धोंकल का एक घर, जहां खासी गहमा गहमी है। 25 साल लड़की का रिश्ता देखने के लिए लोग आए हुए हैं। लड़के का ताल्लुक खाते पीते घराने से है तो लड़की वाले भी कम नहीं। लड़के के कामकाज के बारे में बताया जा रहा है तो लड़की के भी खुश इखलाक, जिम्मेदार, घर को चलाने वाली और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कुछ देर में लड़की हाथों में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल होती है। सबको सलाम करती है। चाय बिस्किट मेज पर सजाए जाते हैं। माहौल बहुत फ्रेंडली है। खवातीन एक दूसरे से घर के कामकाज, रिश्तेदारों से मुताल्लिक बातें कर रही हैं तो मर्द एक दूसरे से कारोबार का हाल पूछ रहे हैं। फिर अचानक वही बात, एक 3 साल की अलीशा दौड़ती भागती कमरे में दाखिल होती है। शायद कहीं बाहर खेल रही थी। मेहमानों का पता चलता है तो अंदर आ जाती है। बच्ची किसी को नहीं देखती, सिर्फ उसी की तरफ मुतवज्जा होती है जिसके रिश्ते के लिए इस दावत का एहतमाम किया गया है। मामा मामा कहते हुए अलीशा उस लड़की के गले से चिमट जाती है। मामा, मामा। लड़की कुछ परेशान दिखाई देती है। अलीशा को फौरन अपने आप से अलग करती है और कहती है कि जाओ बाहर जाकर खेलो। मगर उस वक्त तक देर हो चुकी थी। शक का नाग अपनेपन फैला चुका था। लड़के वालों की तरफ से आई हुई एक अधेड़ उम्र औरत बच्ची को और लड़की को गौर से देखती है। अचानक कमरे में सरगोशियां और बातें होने लगती हैं। फिर ये सरगोशियां तेज आवाजों में तब्दील हो जाती हैं। वहां मौजूद सब लोग एक ही बात बार बार कह रहे थे, अलीशा ने लड़की को मामा क्यों कहा? क्या ये लड़की इस बच्ची की माँ है? क्या हमसे झूठ बोला गया है कि लड़की गैर शादीशुदा है? और फिर वही अधेड़ उम्र की खातून अचानक खड़ी हो जाती है, गुस्से से भरी ऊंची आवाज में कहती हैं, धोखा हुआ है हमारे साथ। लड़की कुंवारी नहीं है बल्कि शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ भी है। इसीलिए तो बच्ची इसे मामा मामा कहकर बुला रही है। मासूम बच्ची झूठ नहीं बोल सकती। हम अपने कुंवारे बेटे का रिश्ता एक बच्ची की माँ से नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके साथ सारे मेहमान भी उठकर खड़े हो जाते हैं।
कमरे में मौजूद लड़की की माँ और दीगर अफराद अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख लेते हैं, रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि ये बच्ची जो दौड़ती हुई अंदर आई है, ये लड़की की बेटी नहीं है, ये अपनी फुप्पी के साथ रहती है, इसीलिए बच्ची उसे अपनी माँ कहती है। लेकिन मेहमान यानी लड़के वाले उनकी एक नहीं सुनते, उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। जितने एहतमाम से आते हैं उतनी ही अफरा तफरी में चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद लड़की के घर में अजीब सी सूरत हाल है। हर कोई हक्का बक्का परेशान, लड़की रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ उसे लड़की का नसीब करार देती है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, आपस में घर वाले बातों में लग जाते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं। अचानक अलीशा लापता हो जाती है। आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अलीशा गई तो गई कहां, किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले परेशान होकर मोहल्ला, रिश्तेदार, गांव हर जगह ढूंढते रहते हैं। अलीशा की दादी की हालत भी अब बिगड़ना शुरू हो जाती है। मोहल्ले के एक एक घर में पूछताछ की जाती है कि अलीशा कहीं उनके घर तो नहीं आई। हर जगह से जवाब मिलता है नहीं। परेशानी अब खौफ में बदलती है और खौफ गैर यकीनी में। मासूम अलीशा आखिर किस हाल में होगी, कहां होगी? दादी की हालत गैर होती जाती है। रोती पीटती दादी थाना सदर वजीराबाद पहुंचती हैं। अपनी मुद्दईयत में अलीशा की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराती हैं। एफआईआर में लिखा जाता है कि मेरी पोती, जिसकी उम्र 3 साल है, 24 जनवरी 2026 को दोपहर 3:30 बजे घर से निकली, गली में खेल रही थी, अचानक गायब हो गई। मुझे शक है कि मेरी पोती को नामालूम मुल्जिमान ने किसी मकसद को पूरा करने के लिए अगवा किया है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। गुजरावाला पुलिस के इंस्पेक्टर राना इरफान बताते हैं कि वरसा पहले अपने तौर पर अलीशा को तलाश करते रहे, लेकिन उनको कहीं सुराग नहीं मिल रहा था, इसीलिए थाने से रुजू किया। पुलिस ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 363 के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस के लिए भी केस काफी हैरान कुन था। रिश्तेदारों से पूछगछ करने के बाद बज़ाहिर तो किसी की दुश्मनी भी नजर नहीं आ रही थी। एक शक ये भी था कि शायद तावान के लिए अलीशा को डाकुओं ने अगवा किया हो, या शायद अलीशा किसी हादसे का शिकार हो गई है। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे थे। हकीकत अब कोई भी नहीं जानता था। मुकद्दमा दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आती है। हर जाविये से यानी हर एंगल से तहकीकात की जाती हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों के बयानात जमा किए जाते हैं। अलीशा की फैमिली का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। साथ साथ मशकूक अफराद की अलग से फहरिस्त बनाई जाती है। जो जो शक के दायरे में आता है उनके नाम अलग कर दिए जाते हैं। पुलिस की ये कार्रवाई अभी चल ही रही होती है कि अचानक थाने के फोन की घंटी बजती है। आने वाली कॉल अलीशा केस का पहला मरहला तो मुकम्मल कर देती है। इत्तला दी जाती है कि लापता अलीशा की लाश घर के पीछे गली में बोरी में लिपटी हुई मिल गई है। अब एक कोहराम मचा है। घर वाले तो घर वाले, अहले मोहल्ला भी सकते की हालत में है। इतनी मासूम अलीशा, भोली भाली, उफ, कोई कैसे ये काम कर सकता है? इतनी बेदर्दी से कैसे कोई इतनी सी बच्ची से दुश्मनी निकाल सकता है? पुलिस मौके पर लाश के पास पहुंचती है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम, पंजाब फॉरेंसिक साइंस की टीमों को भी बुलाया जाता है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। एक दफा फिर सारे डॉट कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तहकीकाती टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कातिल आखिर कौन हो सकता है जिसने इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया, और इस की अलीशा के साथ इस कातिल की क्या दुश्मनी हो सकती है। उस पर आगे चलकर बात करेंगे, और जब कातिल का आप सुनेंगे तो चंद लम्हों के लिए आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन पहले बताता हूं कि सिविल अस्पताल वजीराबाद में होने वाली अलीशा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि मौत नाक और मुंह दबाने से हुई। मुंह और नाक दबाने की शिद्दत इतनी थी कि सर की हड्डी भी टूट गई थी। यहां से इन्वेस्टिगेशन टीम का असल इम्तिहान शुरू होता है। पुलिस एक दफा फिर केस को री इन्वेस्टिगेट करती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि अलीशा के बाप ने एक नहीं 3 शादियां कर रखी थीं। पहली बीवी इंतकाल कर गई थी, दूसरी बीवी को उसने तलाक दे दी थी, जिस बीवी को तलाक दी थी उसी से अलीशा पैदा हुई थी। अलीशा अपनी दादी और फूफी उरूज के साथ रहती थी।
तीसरी बीवी से अलीशा के बाप के 2 बच्चे थे। बच्ची का बाप खुद पाकिस्तान में नहीं रहता था, वो जॉब और रोजगार के सिलसिले में कतर में था। तो कत्ल किसने किया, ये सवाल अब भी पुलिस के सर पर लटक रहा था। अलीशा की जिस जगह से बॉडी मिली वो घर के दरवाजे से सिर्फ 8 फीट के डिस्टेंस पर था। यूं कह लीजिए कि घर का एक दरवाजा पिछली गली में खुलता था और ये गली सुनसान थी। यहाँ सिर्फ कुत्ते, बिल्ली और चूहे वगैरह नजर आते थे और इसी गली से लाश मिली थी। बज़ाहिर ये लग रहा था कि कातिल ने जानबूझकर बॉडी डंप करने के लिए ये जगह चुनी कि कुछ दिन बाद ये बॉडी जानवर खा जाएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कातिल ये नहीं जानता था कि जुर्म कभी नहीं छुपता। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसी पॉइंट पर रुक गए थे। घूम फिर कर उनका शक सिर्फ एक तरफ जा रहा था और उस शक का दायरा खुद अलीशा के घर वाले थे। सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सरदार गयास के मुताबिक सबसे पहले अलीशा की फूफी उरूज से पूछगछ शुरू की गई। अच्छा, अब ये पूछगछ किसी एक पुलिस ऑफिसर ने नहीं की, बल्कि 3 अफसरान को ये जिम्मेदारी दी गई। हर ऑफिसर ने अलग अलग जाकर अलीशा की फूफी से तफ्तीश की। शक और गहरा उस वक्त हुआ जब इन तीनों तफ्तीशी अफसरान की रिपोर्ट को एक साथ रखा गया। हर रिपोर्ट में उरूज के मतज़ाद बयानात थे, यानी बयानात में फर्क था, मगर वो फिर भी यही कहती रही कि भला क्यों मांगूंगी मैं तो अलीशा की माँ के बराबर थी, उसकी देखभाल करती थी, उसकी तैयारी, उसकी शॉपिंग सब मैं ही तो करवाती थी। इन बयानात के बाद भी पुलिस का शक अलीशा की फूफी पर कायम रहा। पुलिस बस ठोस एविडेंस की तलाश में थी। पुलिस ने बच्ची की फूफी को ट्रैप करने के लिए एक नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया। अब समझिएगा, उसके सामने बार बार क्राइम सीन को दोहराया गया। उमूमन किसी अनाड़ी मुल्जिम को ट्रैप करने के लिए यह तरीका पुलिस इस्तेमाल करती है। जिंदगी में पहली बार कत्ल करने वाला पुलिस के इस जाल में आसानी से आ जाता है। एक ही मंजर बार बार दोहराए जाने पर वो खुद ही कुछ ऐसा इंकशाफ कर देता है जो बाद में मुल्जिम तक पहुंचने में इंतहाई मददगार साबित होता है। उरूज के सामने भी क्राइम सीन को बार बार रिपीट किया गया। उसे बताया कि बच्ची की सौतेली माँ मकान की दूसरी मंजिल पर रहती है, जबकि फूफी यानी वो ग्राउंड फ्लोर पर। जहां से बच्ची की लाश मिली वो जगह ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे से सिर्फ 8 फीट दूर थी, इसलिए सारा शक उसकी तरफ ही जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम जरा उरूज का रिकॉर्ड भी देख लें कि पुलिस के पास उसका क्या रिकॉर्ड था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमा कोई पेशावर जुराइम पेशा खातून नहीं है, ना ही उसका कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। रिवायती जुराइम पेशा अफराद की तरह पुलिस को चकमा देना उसके बस की बात नहीं थी। पुलिस के हर सवाल पर वो सहम जाती थी, कहना कुछ चाहती थी, मुंह से कुछ और निकलता था। आंखों में खौफ था और जिस्म कांप रहा होता था। यही वजह थी कि हर बार उरूज का रिश्ता बनते बनते टूट जाता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब उरूज का रिश्ता देखने के लिए लोग आते थे तो उसकी भतीजी अलीशा को कहीं और क्यों नहीं भिजवा दिया जाता था भाई? उसका जवाब खुद उरूज ने पुलिस को अपने बयान में दिया। उरूज ने बताया कि उसने अपनी माँ यानी अलीशा की दादी को बार बार ये कहा कि अलीशा की वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा, जब तक रिश्ता ना हो जाए अलीशा को उसकी माँ के पास भिजवा दो। लेकिन दादी अपनी पोती से बेइंतहा प्यार करती थी और उन्होंने किसी सूरत उरूज की बात नहीं मानी। जब कई बार लड़के वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो डिप्रेशन में चली गई। उरूज ने बताया कि उसे यकीन हो गया था कि जब तक अलीशा है उसकी शादी नहीं हो सकेगी। उरूज ने कहा, साहब मेरी शादी ना होने की वजह सिर्फ और सिर्फ अलीशा थी, इसलिए रास्ते से हटा दिया। नफरत करती हूं मैं उससे, फिर मैंने वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसे अपनी गोद में पाला, अपने हाथों से खिलाया पिलाया, उसी का अपने हाथों से खूब दिया। जी, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उरूज ने अपनी भतीजी को घोट कर मारा था और उसकी लाश को घर के पीछे अंधेरी गली में फेंक दिया। तहकीकात में यह वाज़ेह हो गया कि अलीशा की फूफी उरूज ही उसके कत्ल की वाहिद मुल्जिमा है, कोई और शरीके मुल्जिम नहीं है। मुल्जिमा उरूज को गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी हुई, जहां से मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर गुजरावाला की जेल भिजवा दिया गया। घर को आग लग गई घर के चिराग से। 3 साल की अलीशा जो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी,
پپو میں اپنی ماں تلاش کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بچی کا ماما کہنا دراصل اس کی مامتا کی پکار تھی۔ اس علیشا کو کیا پتا تھا کہ ماما ماما کہنے کی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ عام انسان کا ذہن یہ سوچنے سے بھی قاصر ہے کہ کوئی پھپھی جو ماں کا ہی دوسرا روپ ہوتی ہے اتنی بے دردی سے ایک پھول کو مارے گی، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ علیشا اس کی شادی کی راہ کا کانٹا ہے۔ کیا رشتے اتنے شفاف بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا خون اتنا سفید بھی ہو سکتا ہے؟ اس واقعے نے تو کم از کم ثابت کر ہی دیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک جرم باقی ہے۔